Okay, so let's continue. Magnetic fields due to electric current. इस चैप्टर के लिए हम लोग सीरीज ऑफ लेक्चर अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक हमने प्रीवियस 9 लेक्चर्स इसमें ऑलरेडी कवर किए, जिसमें राइट फ्रॉम बिगिनिंग के इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होता है, बियोट-सावर्त लॉ, एम्पियर्स लॉ, और ये सब करते करते लास्ट में आई मीन टू से द लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इस पर अपना कुछ डिस्कशन कंटिन्यू किया था, और इसकी डायरेक्शन पर भी हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया कि फोर्स का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकाल सकते हैं। एंड वी हैव आल्सो फिगर्ड आउट कि अगर लगातार इस तरीके से चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है और वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलरली हैं एक दूसरे के साथ, तो वो चार्ज को अल्टीमेटली एक सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है, उसका पाथ पूरा का पूरा सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। इन अ वेरी स्पेसिफिक वे हम ये कह सकते हैं कोई यूसीएम परफॉर्म करता है। ठीक है, जस्ट टू रिकॉल, आपको याद होगा कि फोर्स की जो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं वो चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं एंड देन वी टेक v क्रॉस b। तो इसकी कंडीशंस अलग अलग लेवल पर विद डिफरेंट एंगल्स, विद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड हम पिछले 2 लेक्चर से डिस्कस करते आए हैं। आज हम इस लेक्चर में 2 एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। एक तो ये कि सर्कुलर मोशन अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन पाता है तो उसका हम यूज कैसे करें, उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। सो अंडर दिस हेडिंग हम एक स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे दैट वी कॉल एज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। थियरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, और इससे जो एसोसिएटेड फॉर्मूलीज हमको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे। दूसरा आर्टिकल होपफुली हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, अदर देन 90 कोई दूसरा एंगल या कोई दूसरा इंक्लिनेशन इनके बीच में बन रहा है, जैसे 60, 30, 40 व्हाटएवर इट इज, अदर देन पैरेलल एंड 90, तो इन सच केस हमने एज अ कंडीशन तो इसको सीखा या लर्न किया है कि पार्टिकल का पाथ जो है वो हेलाइकल हो जाता है। स्प्रिंग की शेप में पार्टिकल जो है अपने पाथ को बनाते हुए अपने मोशन को कंटिन्यू करता है। तो हम एग्जैक्टली उन हेलाइकल पाथ के बारे में भी कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें। एंड लेट मी टेल यू कि ये हेलाइकल पाथ वाला जो डिस्कशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लॉट ऑफ न्यू थिंग्स वी आर गोइंग टू ऐड इनटू आवर कंटेंट, डेवलप्ड कंटेंट। तो पहले सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर पर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हेलाइकल पाथ के कंसेप्ट पर हम लोग आगे जाते हैं। एक्चुअली साइक्लोट्रॉन ये एक सेटअप है, ये एक पूरा अरेंजमेंट है। एक्सेलरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें पार्टिकल को क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को काफी तेजी से घुमा घुमा के उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ाते हैं और किसी टारगेट पर हम उसको फायर करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम देखते हैं कि पुराने जमाने में खेतों में परिंदों को भगाने के लिए किसान क्या करता है, ऐसा उसके पास एक गोफन होती है, गोफन मतलब एक रस्सी होती है और उसके ऊपर एक छोटी सी पोटली बनी हुई होती है, लाइक छोटा सा अरेंजमेंट होता है जिसमें वो पत्थर रखता है और वो जोर जोर से उसको घुमाता है एंड देन ही रिलीजेस इट, फेंक देता है, तो बहुत तेजी से वो शूट हो जाता है। एक्जैक्टली उसी तरीके का अरेंजमेंट हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल के लिए बनाने वाले हैं कि चार्ज पार्टिकल को हम बहुत जोर जोर से घुमाएंगे और घुमाने के बाद हम उसको किसी टारगेट पर ले जाके हिट करेंगे, और ये चार्ज पार्टिकल इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा कि वो जिस टारगेट मटेरियल पर हिट किया जाता है वो उसके न्यूक्लियस को तोड़ देगा, उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अरेंजमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है यहाँ पे। अगर न्यूक्लियस टूट जाता है और न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो फिर हम ये पता कर पाएंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमने ये डिस्कवरीज की हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या-क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स अंदर, और छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या-क्या हैं, उनके अंदर की एनर्जीज कितनी है। तो काफी इन डेप्थ एनालिसिस शुरू हो जाता है फिर न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट।
अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है ये जानने के लिए न्यूक्लियस को पहले फोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसका डिसइंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब न्यूक्लियस कोई अखरोट तो है नहीं कि भाई आपने हिट किया और वो टूट गया। उसके लिए बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए, और बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल हम लोग इस साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। मैंने रफली आपको इसका एक अंदाजा दे दिया है कि साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में होगा क्या। तो हम चार्ज पार्टिकल को बहुत जोर से घुमाएंगे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के शूट करेंगे उसको, हिट करेंगे उसको, टारगेट पे ले जाके फायर करेंगे। अब चूंकि हमको यहाँ चार्ज पार्टिकल को घुमाना है, तो जाहिर बात है ये फोर्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये एक ऐसा फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, सर्कुलर मोशन में घुमा सकता है। हाँ, शर्त है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो वो सारा अरेंजमेंट हम एक्सपेरिमेंटली कर लेंगे, और फाइनली हम चार्ज पार्टिकल को किसी तरीके से बहुत हाई स्पीड पर घुमा सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल को घुमाने के लिए कैपेबल है, वो सिर्फ उसको डायरेक्शन चेंज करेगा उसका, है ना, वो उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करके उसको सर्कल में घुमाएगा। अगर मान लो वो सर्कल में घुमा रहा है और उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो ये कोई यूज में नहीं आएगा, वो क्या धीमे धीमे घूम रहा है, उसका क्या फायदा। तो हमको इसको सर्कल में घुमाने के साथ साथ क्या करना है, इसकी स्पीड भी बढ़ाना है, ठीक है ना। अब स्पीड बढ़ाने का काम फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड से नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर एडिशनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। अब एक साथ दो दो फील्ड लगाएंगे हम साइक्लोट्रॉन बनाते वक्त ना, हम एक साथ दो दो फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएंगे। अब आप गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम ये होगा कि वो पार्टिकल की स्पीड बढ़ाएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होगा कि वो उसको सर्कल में घुमाएगा। बात समझ आ रही है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम पार्टिकल की स्पीड बढ़ाना है, और मैग्नेटिक फील्ड का काम यह है कि पार्टिकल को वो सर्कल में घुमाएगा। अब स्पीड भी बढ़ रही है और सर्कल में भी घूम रहा है, तो घूमते 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 वो इतनी ज्यादा स्पीड अटेन कर लेता है, इतनी ज्यादा स्पीड अटेन कर लेता है कि जब हम अल्टीमेटली उसको किसी टारगेट पर हिट करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि उस टारगेट मटेरियल के न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करके वो चार्ज पार्टिकल उसके न्यूक्लियस को तोड़ सकता है, उसके डिसइंटीग्रेशन कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है। बात समझ आई बच्चों। यस। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातें आपसे सुनना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू कंफर्म दीज टू थिंग्स। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में हम कितने टाइप के फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं? दो। कौन कौन सी फील्ड्स हमने लगाई यहाँ पे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, वेरी गुड। इसमें बहुत क्लियरली आप मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा? स्पीड बढ़ाना। हाँ, उसकी स्पीड बढ़ाना, यानी कि कह लीजिए कि उसको एक्सेलरेट करना, ठीक है, पार्टिकल की रफ्तार, उसकी स्पीड को बढ़ाना। और ये बताएं कि फिर मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम होगा? सर्कुलर मोशन। हाँ, उसको सर्कुलर मोशन में घुमाना। अब स्पीड भी बढ़ रही है, सर्कुलर मोशन में भी घूम रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है, सर्कुलर मोशन में भी घूम रहा है, होते 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 काफी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो इसका सेंट्रल थीम आपको समझ आ गया, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इसके लिए मैं कुछ एनिमेशंस आपके सामने रखूंगा, उसे देख करके आपको फौरन ही समझ में आ जाएगा कि ये सारा मामला कैसे होने वाला है और क्या तरीका है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल एनिमेशन के जरिए उसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये इस तरीके का एक अरेंजमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो डीज बनाएंगे, डी, ये पहला डी है, दूसरा डी, अंदर से खाली है ये, मतलब ये मेरे हाथ को देखो इधर वीडियो में, ये अंदर से खाली है ऐसा, और अपन ऐसा ऊपर से देख रहे हैं, ये दो डी हो गए ऐसे, अपन ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, गेटिंग इट। मतलब ये अंदर स्पेस एम्प्टी है, यहाँ चार्ज घूम सकता है, ठीक है। तो ये पहला डी हो गया, ये अंदर चार्ज घुस रहा है, इसके इधर अंदर स्पेस खाली है, दिख रहा है बेटा। हाँ, अब ये चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ ये पोलैरिटी की तरफ ध्यान दो जरा आप, ये पोलैरिटी देखो लगातार चेंज हो रही है। अब क्यों हो रहा है ऐसा, मैं सारी बातों पे आता हूँ, डोंट वरी, एवरीथिंग आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, बिल्कुल घबराना नहीं, इसमें सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहले ये एक जनरल एनिमेशन समझने की कोशिश करो। अब मान लो बेटा मैंने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया, अगर जो चार्ज पार्टिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो जो डी नेगेटिव है, क्या चार्ज पार्टिकल उसके अंदर घुस जाएगा? क्योंकि मैंने तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव छोड़ा। अब जिस पोर्शन का पोलैरिटी नेगेटिव है, तो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर के अंदर घुसेगा। जैसे ही मोशन शुरू करता है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाता है। अब जब तक ये चार्ज पार्टिकल घूम के इधर आता है, हम क्या करते हैं, सामने की पोलैरिटी फिर चेंज करते हैं,
ठीक है, मतलब इस ओपन स्पेस में जैसे ही पार्टिकल आएगा सामने वाले डी की पोलैरिटी वापस से नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या वो सामने वाले डी में अंदर घुस जाएगा Yes. और तेजी से घुसेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हमेशा एक्सेलरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड फिर घुमाएगा। तो ये ऐसा ऐसा करते 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 फिर यहां से ये बाहर लाके हम इसको शूट करेंगे। जनरल आइडिया समझ में आई आपको? Yes, sir. आप थोड़ा इसका स्पेसिफिक एनिमेशन देखते हैं कि ये सब हमने करना कैसे है, क्या तरीका है। तो बिफोर आई पुट सम स्पेसिफिक एनिमेशन, में एक डायग्राम आपके सामने पुट अप करता हूं, तो फिर थोड़ा बहुत अंदाजा आपको आ जाएगा कि यहाँ क्या है, फिर एनिमेशन देखते हैं। तो जरा इस डायग्राम को देखें, ये इसी तरीके का एनिमेशन मैंने यहाँ पे चॉइस किया है। तो ये पहले एक डायग्राम देखते हैं। बेटा ये वो दो डीज हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। ये खाली हैं अंदर से एम्प्टी हैं, ये लाइक दिस, ऐसे बिल्कुल आमने सामने रखे हुए। जैसे मान लो एक पूरी डिस्क है, एम्प्टी डिस्क, आपने उसको काट दिया बीच में से और काट के ऐसे दो हिस्से बना दिए उसके। समझ आई बेटा बात? Yes. अब चार्ज पार्टिकल को यहाँ बीच में जस्ट हम रिलीज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस रिलीज, छोड़ दिया। इन दोनों डीज पर हम एक किस्म से इलेक्ट्रिक सप्लाई जोड़ देंगे, लेकिन ये सप्लाई डीसी नहीं होगा, फिक्स्ड पोलैरिटीज का नहीं होगा, अल्टरनेटिंग पोलैरिटीज का होगा, यानी कि एसी सप्लाई होगा। अल्टरनेटिंग पोलैरिटीज का मतलब ये है कि लगातार इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस स्विच होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक डी अगर हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ऐसा नहीं है। ये डी लगातार पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहेगा, ये भी डी लगातार पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहेगा। अब ये ऊपर हमने मैग्नेट रखा, तो इसके ऊपर ऐसा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे नीचे बन रहा है। अब हमने चार्ज पार्टिकल को जस्ट यहाँ पे रिलीज किया है, करंट मैंने ऑन किया, मान लो पावर सप्लाई मैंने ऑन किया, मान लेते हैं कि D1 जो है ना नेगेटिव हो गया और हमारा छोड़ा गया चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। तो क्या हमारा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव वाले डी के अंदर जस्ट अट्रैक्ट करके अंदर की तरफ मूव करने लगेगा? Yes. जैसे ही चार्ज पार्टिकल का मोशन शुरू हो गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स लगे हुए हैं और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे हमने जानबूझ के लगाया है इंटेंशनली, ऐसा ऊपर वर्टिकली, ताकि सर्कल में वो घूमे। तो ये चार्ज पार्टिकल अपने मोशन को स्ट्रेट लाइन में न करते हुए ऐसे सर्कल में घूमता 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 जस्ट इस डी के एंड पर आ जाएगा और अभी बाहर आने की कगार पर ही होगा कि ये पोलैरिटी हम बदल देंगे। अभी जस्ट हमने जब शुरू किया था तो D1 जो है ये पॉजिटिव था और D2 जो है, सॉरी, D1 जो है ये नेगेटिव था और D2 जो है पॉजिटिव था। अब जैसे ही ये पार्टिकल घूम के जस्ट यहां बाहर आता है, हम इमीडिएटली पोलैरिटी को बदल देंगे और D2 को नेगेटिव कर देंगे और D1 को पॉजिटिव करेंगे। मतलब पार्टिकल के सामने वाला डी हमेशा हम कैसा रखेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव सामने वाला डी, क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा, याद रखिए हमारा चार्ज पार्टिकल कैसा होगा? पॉजिटिव। सामने वाला डी हमेशा हम नेगेटिव रखेंगे ताकि उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे ही ये बाहर आने वाला होगा, ये D2 हम क्या करेंगे? D2 को नेगेटिव पोलैरिटी दे देंगे, तो वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होकर के अंदर घुस जाएगा, उस डी के अंदर घुस जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड उसको फिर घुमाएगा, तो सीधा जाने की बजाय वो ऐसे सर्कल में घूमेगा। लेकिन बच्चों जैसे ही सर्कल में घूम के इस डी से जस्ट बाहर ही आने वाला रहेगा, तो हम फिर एक बार D1 को क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे, तो वो अंदर घुस जाएगा उसके। और ऐसा ये चक्कर चलता रहेगा, ये घूमते 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 फाइनली एक हमने विंडो यहाँ पे बनाई होगी, हम उसको डायरेक्ट करेंगे उस विंडो में और वो बहुत तेजी से आकर के किसी टारगेट पे हिट करेगा। और मैं ये दोबारा कह दूं आपको, मैं ये दूसरी तीसरी बार कह रहा हूं कि ये टारगेट पर इतनी हाई एनर्जी से हिट करेगा कि जा करके इसके न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकता है, इसके न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन कर देगा। अब इसके लिए एक स्पेसिफिक एनिमेशन देखें आप जरा, बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है, आप इस पे नजर डालें। अभी यहाँ शायद आपको थोड़ा और क्लियरिटी के साथ समझ में आए। ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये पोलैरिटी हो गई पॉजिटिव नेगेटिव। आप यहाँ गौर करें, पॉजिटिव नेगेटिव स्विच हो रही है, देखिए आप, ये टारगेट पे हिट किया, ये टारगेट यहाँ फूटा, ऐसे दिखाया हमने। ये देखें, ये चलना शुरू करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पे आप ध्यान दें, लगातार वो स्विच हो रहा है। ये अब ऐसे घूमते घूमते चार्ज पार्टिकल पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, नाउ इट विल कम आउट, वो टारगेट पे जाके हिट करेगा एंड द टारगेट विल ब्रेक। गेटिंग इट? Yes. ओके, अब मैं नहीं समझता कि इसके लिए मुझे और कोई फिजिकल, मतलब यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है, क्योंकि आपने एक पूरा थीम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट होने वाला है। आर थिंग्स क्लियर?
Yes. यस। अब हम इस पे ज्यादा जो फोकस करेंगे वो इसके मैथमेटिकल अप्रोच पे करेंगे कि भाई क्या क्या है यहाँ पे, कौन कौन सी चीजें हैं। अब प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा अगर मैं आपको बताऊं, प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें काम कैसे होने वाला है, तो हम यहाँ पे दो फील्ड अप्लाई करेंगे, दो अलग अलग फील्ड्स। एक फील्ड जो होगा हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दूसरा जो फील्ड होगा हमारा इस सेंस में यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी। अब सोचो बेटा ई फील्ड का क्या काम होगा। Speed increase. टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। और बी फील्ड का क्या काम होगा। Circular motion. यस, टू मेक इट मूव इन सर्कुलर मोशन, सीएम, सर्कुलर मोशन में उसको चलाने का काम करेगा। हर एक फील्ड अपने अपने लेवल पे काम करेगा। अब चूंकि ई फील्ड लगातार इसको एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और बी फील्ड लगातार उसको सर्कल में घुमाता जाएगा, तो छोटे स्पेस के अंदर हम इसको बहुत ज्यादा स्पीड से घुमा घुमा के बाहर फेंक रहे हैं बस। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर ये घुमाना उमाना क्यों करना, खाली एक्सेलरेट कर दो इसको। तो बच्चों उतनी ज्यादा एक्सेलरेट करने के लिए हमको फिर बहुत लंबा पाथ उसका बनाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात। हमको छोटे स्पेस में करके फेंकना है ना बाहर उसको, इसलिए हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड उसकी एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हमको छोटे स्पेस में उसको घूमने का मौका दे रहा है, और वो घूमता 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 इतना ज्यादा स्पीड वाला हो जाता है कि फिर वो बाद में जाकर के डिसइंटीग्रेशन वाला काम कर देता है, एंड सो ऑन। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, एक एक बात को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, हर एक बात को। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने दिया या मैग्नेटिक फील्ड ने दिया। Magnetic. मैग्नेटिक फील्ड ने। लेट्स से उसका रेडियस आर है। अब आप जानते हो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लिखा जा सकता है QVB, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो गया mv² डिवाइडेड बाई आर। यहां से ये वेलोसिटी का टर्म कट गया, और आप इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सी इक्वेशन मिलेगी कि रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय QB। ये डेरिवेशन हम कल भी बना चुके थे। अब बच्चों गौर करने वाली बात है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि जो चार्ज पार्टिकल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका मास तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मतलब रेडियस किसके साथ प्रोपोर्शनल है, Velocity. वेलोसिटी के साथ। तभी तो ये होता है कि जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे उसका रेडियस बढ़ रहा है। गौर करो, यहां देखो या यहां देखो, कहीं भी जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे उसका रेडियस बढ़ रहा है। नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि सर उतने एक ही सर्कल में घूमे, ये बढ़ क्यों रहा है। आपके माइंड में ऐसा सवाल आ सकता है कि इसका रेडियस क्यों बढ़ रहा है। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका रेडियस बढ़ेगा, और ये रेडियस बढ़ते 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 डी के बिल्कुल मैक्सिमम वाले रेडियस पे आ जाएगा, एंड देन इट विल बी फायर्ड आउट। ये पहला मुद्दा क्लियर हुआ, यहाँ पे क्लियर हो गई बेटा बात। Yes. अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाएं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। तो पहला तो पॉइंट मैंने रेडियस का बता दिया आपको। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। बट अगर हम टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं तो लेट्स यूज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर टाइम पीरियड कि टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या कह लीजिए डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। अब r के लिए मैंने अभी अभी एक इक्वेशन सॉर्ट आउट की है, तो ये हो जाएगा 2πv इंटू r। r के लिए इक्वेशन हो गई mv डिवाइडेड बाई QB। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे कि यहां से ये वेलोसिटी का टर्म कट गया, और आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय QB। अब इस फॉर्मूले पे आप नजर डालो तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज समझ में आएगी। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मास ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच वी आर यूजिंग टू एक्सेलरेट वो भी कांस्टेंट है। मतलब टाइम पीरियड कैसा हुआ, Constant. कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टाइम पीरियड का मतलब समझो, मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मान लो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर मान लो कहीं फायर होगा। अगर बेटा आप इसके सर्कल का रेडियस देख रहे हो तो धीरे धीरे इसके सर्कल का रेडियस क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। अब सोचो बड़े सर्कल में भी उतना ही टाइम लगा के घूम रहा है और छोटे सर्कल में भी उतना ही टाइम लगा के घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? स्पीड बढ़ स्पीड बढ़ रही है। दैट्स व्हाट द कंक्लूडिंग पॉइंट। और हमको स्पीड ही बढ़ाना था। समझ आई बेटा बात? यस। तो टाइम पीरियड इस पूरे मोशन में हमको कांस्टेंट मिलेगा और टाइम पीरियड के फॉर्मूले से हमने एक फैक्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। अब अगर मैं बहुत बड़ा डी बनाऊंगा तो उसकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी और जब वो शूट किया जाएगा तो बहुत हाई स्पीड पे शूट होगा और बहुत हाई स्पीड का सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तगड़ी होगी उसकी। कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी को लेकर के वो बाहर आएगा। अब तीसरी चीज इसमें हम एक और यहाँ पे एडिशनली ऐड करते हैं जो कि टाइम पीरियड को ही रेफर करते हुए हमने समझना है यहाँ पे, और वो है फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं बल्कि बस सिंपली हम लोग लिख लेंगे 1/t, और इस चीज को जल्दी से अगर हम कंक्लूड कर लें तो हम कहेंगे QB डिवाइडेड बाई 2πm। और ऑफ कोर्स अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट होगी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट निकल करके आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुनना। इस पर कई बार अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और इनफैक्ट दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अलग अलग लेवल पर पूछे गए हैं क्वेश्चन। कभी सिलेबस में इसको इंक्लूड किया जाता है, कभी थोड़ा सा साइडलाइन भी होता है, लेकिन अलग अलग लेवल पर अलग अलग ईयर्स में अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे भाई पूछा गया है तो यस पूछा गया है। क्या है ये पॉइंट है कि साइक्लोट्रॉन में जो पार्टिकल घूम रहा है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और ये जो हम पोलैरिटी यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस माइनस, इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है ना बेटा। ये पोलैरिटी भी तो स्विच हो रही है ना, प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस, है कि नहीं? इसमें भी तो एक ऑर्डर है, प्लस माइनस होने का भी तो एक फ्रीक्वेंसी है। अब सोचो बच्चों कि ये पार्टिकल जब एक राउंड पूरा करता है तो उस एक राउंड को पूरा करने के लिए ये पोलैरिटी 2 बार चेंज करनी पड़ेगी। पहले अंदर गया, फिर इधर आके इधर बाहर आया, तो फिर और चेंज करनी पड़ेगी। मतलब पार्टिकल की एक चक्कर के लिए, एक राउंड के लिए पोलैरिटी कितनी बार चेंज हुई? 2। तो इसका सीधा मतलब है कि एसी की फ्रीक्वेंसी, एसी मतलब ये जो सोर्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। मैंने कहा अल्टरनेटिंग डायरेक्ट नहीं हो सकता, फिक्स नहीं है ना, अल्टरनेटिंग है ना, प्लस माइनस चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ जो एसी सोर्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की डबल होनी चाहिए। तभी ये अरेंजमेंट मुमकिन हो पाएगा कि जैसे जैसे ये पार्टिकल बाहर आने की कोशिश करा हमने चेंज की पोलैरिटी। तो अभी इसका आधा राउंड हुआ और हमने पोलैरिटी एक बार चेंज कर दी, फिर दूसरा राउंड हुआ फिर हमने पोलैरिटी दूसरी बार चेंज कर दी, मतलब बचा हुआ आधा। तो एक राउंड पूरा करने के चक्कर में हम पोलैरिटी 2 बार चेंज कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 2 टाइम्स साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की डबल होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी डबल होती है बच्चों तो हम इस चीज को बड़े अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि टाइम पीरियड हाफ होता है। तो यहां मैंने इसे नोट किया, टाइम पीरियड ऑफ एसी मेंस मतलब वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई मस्ट बी हाफ द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, या कह लीजिए हाफ द टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस शुड बी डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। फ्रीक्वेंसी डबल होनी चाहिए और टाइम पीरियड हाफ होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा बात? Yes, sir. And I have just given a reasonable explanation. इसका ठीक ठाक मैंने explanation आपको बता दिया। Last and very important part, kinetic energy, खास जिसके लिए पार्टिकल हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है। और बाकी हर चीज से मैं एक एक फैक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे जैसे मैंने आपको सबसे पहली बात बताई, जैसे जैसे हम इसका रेडियस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है। टाइम पीरियड कांस्टेंट है, भले छोटे रेडियस में घूमे बड़े रेडियस में घूमे, इसका सीधा मतलब है कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी को रेफर करते हुए मैंने कंपेयर किया साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और एसी की फ्रीक्वेंसी, तो एसी सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स फ्रीक्वेंसी डबल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड हाफ होना चाहिए। बात बैठ रही है बेटा दिमाग में? अब तीसरा और आखिरी हिस्सा बेटा, इसका जो रेडियस है, अगर मैं रेडियस की इक्वेशन दोबारा यूज करूं तो हमने लिखा, कहां गया रेडियस, हमने लिखा mv डिवाइडेड बाई qb, करेक्ट है? mv डिवाइडेड बाई qb करेक्ट जा रहे हैं बच्चों? तो हम इसी रेडियस की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए या रेडियस की इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं, QBr डिवाइडेड बाई m, करेक्ट है?
Yes. अब आते हैं बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी पे। तो हमारे पास तो फॉर्मूला साफ साफ है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ लाके पुट अप करो, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं करता हूं तो बेटा ये हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। एक हल्का फुल्का सॉल्यूशन बना दें यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा। ये मास कट गया एक पावर में, तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब मुझे आप एक बात बताओ कि काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से डिपेंड किस पे कर रही है? ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रही है? Radius. रेडियस पे, दैट्स इट। सारा मामला रेडियस के थ्रू कंट्रोल होगा, और हम ये देखेंगे कि रेडियस धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंफर्म है ये बात? देखो धीरे धीरे रेडियस बढ़ रहा है, दिस इज कंफर्म, बढ़ रहा है रेडियस। तो क्या हर अगले टर्न में इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? Yes. और अगर हम इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मेंशन करना चाहते हैं, के मैक्स, तो उसका आंसर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर ये आर मैक्स क्या है? तो बच्चों आर मैक्स होता है सबसे आखिरी जो राउंड चलेगा उसका, सबसे आखिरी लास्ट राउंड, वो सबसे बड़े रेडियस का रहेगा, फिर वो बाहर आएगा। तो उस आखिरी राउंड का जो भी पॉसिबल रेडियस रहेगा, आखिरी सर्कुलर मोशन जो उसका होगा, उसका जो भी पॉसिबल रेडियस रहेगा, उस रेडियस को हम लोग कॉल करेंगे आर मैक्स। एंड फाइनली वी कैन जस्ट क्लेम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वैल्यू। गेटिंग इट राइट? Yes. अब इतना होने के बाद भी ना इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कुछ आप कह लीजिए ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं साइक्लोट्रॉन की। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भाई व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि साइक्लोट्रॉन में जो एक्सेलरेशन हम करने वाले हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल का हम नहीं कर सकते। अब तुम खुद ही बताओ न्यूट्रल पार्टिकल का क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको चार्ज पार्टिकल चाहिए, और पार्टिकल चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींचेगा, मैग्नेटिक फील्ड तभी उसको घुमाएगा। तो कोई न्यूट्रल पार्टिकल अगर हमारे पास है तो हम उसमें साइक्लोट्रॉन को या साइक्लोट्रॉन में उसको यूज नहीं कर सकते। दूसरा, साइक्लोट्रॉन में हम अक्सर पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स अवॉइड करते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो इतना रैपिडली एक्सेलरेट होता है, इतना रैपिडली एक्सेलरेट होता है कि उतना रैपिडली हम ये फील्ड को चेंज नहीं कर पाते। ये फील्ड तो हमको बाहर से मैन्युअली बाहर कोई अरेंजमेंट करके चेंज करना पड़ेगा ना। अब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जैसे बोले ना उछला पार्टिकल, एकदम फटक से उछल जाता है वो, एकदम तेजी से, कम मास है ना उसका, तो वो इतना तेजी से उछलेगा, इतना तेजी से वो एक्सेलरेट हो जाएगा कि वी जस्ट कैनॉट मैनेज दी पोलैरिटी टू चेंज इन सो क्विक वे एज द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग विद इन दैट। तो हम अवॉइड करते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा हेवी पार्टिकल लेते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें प्रोटॉन ले लेते हैं, अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं, न्यूट्रॉन लेते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन आइसोटोप होता है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो वो ऐसे पार्टिकल्स हम चॉइस करेंगे जो थोड़े से हैवी हैं, जिनको एक्सेलरेट करना हमारे लिए पॉसिबल है, और उनके लिए हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऐसे बना सकते हैं जो उतने जल्दी जल्दी स्विच हो जाए जिस हिसाब से वो घूम रहे हैं। ठीक। अगला लिमिटेशन इसका यह है कि हम एक सर्टेन हायर अपर लिमिट ऑफ एनर्जी के आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंचते हैं, उससे ज्यादा हम पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाते। फिर रीजन वही है कि अगर हम और ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई की पोलैरिटीज उतने फास्ट चेंज करनी पड़ेगी, और हम उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड हम इसमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाते। फिर भी विथ इवन दो वी हैव दीज लिमिटेशंस, लेकिन ये बहुत खतरनाक अरेंजमेंट है, बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट है, और इससे हमें काफी हाई लेवल का एनर्जी पार्टिकल हमें मिल जाता है। ठीक है, सो ये है साइक्लोट्रॉन का पूरा बैकग्राउंड और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन विद सर्टेन फॉर्मुलाज एंड कंडीशंस विद लिमिटेशंस। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अब तो हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल्स लेट्स कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, जो मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया सा आर्टिकल है, बहुत जबरदस्त है। वो है हेलाइकल पाथ वाला मामला, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन हेलाइकल पाथ व्हाइल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बेटा, आपको ये पता है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट इमेजिन करो
ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर चार्ज वाला पार्टिकल ना हमने ऐसे ही भेजा वेलोसिटी v, तो क्या होगा? बता पाएंगे आप मुझे ये सिचुएशन में? फोर्स जीरो। No force. यस, कुछ भी नहीं होगा बेसिकली, नॉट अफेक्टेड। चार्ज पार्टिकल को तो पता भी नहीं चलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो अपना अपना सीधा सीधा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, नॉट एट ऑल, कोई एक्सपीरियंस, कुछ नहीं, मतलब जीरो इफेक्ट, कुछ नहीं। अब इसमें चार्ज पार्टिकल भले आप कांस्टेंट स्पीड से भेजें, सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, जो करना है करें, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब तक उसकी वेलोसिटी पैरेलल है, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेगा, अनअल्टर्ड रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब मान लो इसी सिचुएशन में आपके सामने कंडीशन ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमने चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे बिल्कुल उसके साथ 90 डिग्री वाला कर दिया, तो ये सिचुएशन में क्या होगा? Circular motion. यस, तो इस पे फोर्स आएगा सबसे पहले बच्चों। तो देखा जाए तो अगर फोर्स हम लोग लिखे ना, तो ये हो जाएगा QVP, है ना, ये सिचुएशन आएगी। ख्याल रहे इसमें जो ये V है ये B को परपेंडिकुलर है, ख्याल रहे, है कि नहीं? या मैंने खास इंटेंशनली V परपेंडिकुलर ऐसा लिखा ताकि एक फीलिंग आए आपको कि यार ये कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये वो वेलोसिटी है जो B के साथ कैसी है? Perpendicular. परपेंडिकुलर है। तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा, फोर्स इतना आ जाएगा QVB, एंड इट विल एंजॉय द पाथ ऑफ सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंडीशन। स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल बढ़िया सा स्मूथ सर्कुलर मोशन एकदम बनाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे फोर्स कहाँ आएगा? अंदर। अंदर, शाबाश। अब ये अंदर का मतलब बताओ। तो देखो मैं ऐसा बताऊं, ये थोड़ा सा मैं इसकी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, आप मुझे देखें। ये अंदर का मतलब क्या है पता है? ये पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है ना, ऐसे, तो ये अंदर का मतलब ऐसे घूमेगा और ऐसा सर्कल बनाएगा, यूं सर्कल बनाएगा, यूं। इमेजिन कर पा रहे हो बेटा? इमेजिनेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। ये पार्टिकल ऐसे सीधे एंटर कर रहा था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, ये ऐसे एंटर कर रहा तो इसने अंदर ढकेला। अब वो आप प्लीज वीडियो में अंदर बाहर में कंफ्यूज मत हो, बस इमेजिन करें ऐसे ढकेला अंदर। अब मैं जैसे बैठा हूं, मेरे मेरे हिसाब से सोचो तो ऐसे पेपर के लिए अंदर ढकेला उसने, तो वो यूं सर्कल में ऐसे घूमेगा, ऐसा सर्कल बनाएगा। गेटिंग इट? Yes. और अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो इसको, मेरे को वो क्लॉकवाइज दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा बेटा, सोचो आप। बहरहाल आउटकम तो ये आया कि ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा, आया नहीं आया? Yes. तो बढ़िया सा सर्कुलर मोशन इसका एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। अच्छा, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आपको? Yes. नॉइस वगैरह नहीं ना कुछ भी किसी को भी? यस, जल्दी से कमेंट करें, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब महसूस हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। यस, एवरीथिंग इज फाइन। Yes. Yes. तो ये सर्कल में घूमेगा और हम बिल्कुल बढ़िया से सोच सकते हैं कि इसका एक पॉसिबल सर्कल जो कैसा बनेगा वो हम सोच सकते हैं। अब मेन मुद्दे की बात यहाँ पे आती है, हाँ ये मैं और रिकॉल कर दूं आपको कि यहाँ पे ये जो V है ये खास है, स्पेशल है। ये सर्कल में घूमने वाला V जो है ये कैसा होता है? B के साथ कैसा होता है? Perpendicular. परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर बच्चों हमने B तो ऐसा ले लिया जैसे हम हमेशा ले रहे हैं, ये हमने B वैसे ही ले लिया, लेकिन चार्ज पार्टिकल को तुमने ऐसे इंक्लिनेशन दे दिया, ये भी हो गया। अब क्या होगा? ये थीटा दे दिया। अब यहाँ पे ये जो थीटा है, ना तो तुमने इसको 90 चॉइस किया, या यहाँ पे जो थीटा है ना तो तुमने इसको 0 चॉइस किया, और यहाँ पे जो थीटा है ना ही तुमने इसको 180 चॉइस किया। इन तीनों में से कुछ नहीं है, कुछ दूसरा ही दे दिया तुमने। तो अब क्या होगा? तो अब बच्चों यहाँ पे दो चीजें एक साथ होंगी, बड़े ध्यान से सुनना, और बिल्कुल 2 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ तो बड़ा मजेदार है मामला। दो चीजें होंगी बेटा इसमें। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस V के कंपोनेंट बनाने हैं। ये एक कंपोनेंट आ गया, गौर से देखो ये कंपोनेंट क्या है? V cos थीटा। और ये कंपोनेंट आ गया, ध्यान से देखो ये क्या है? V sin theta. अब बच्चों इसमें जो V cos थीटा कंपोनेंट है ना, इसको हम नाम देंगे V पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो गया है। ठीक है ना बेटा? और V sin थीटा जो कंपोनेंट है ना यहाँ पे, इसको हम नाम दे देंगे V परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर हो गया है। अब बाय दिस रूल, ये रूल के हिसाब से अगर मैं इसे रूल 1 या कंडीशन 1 मान लूं, ये कंडीशन 1 मान लूं और ये कंडीशन 2 मान लूं, तो देखो काम तो यही निपट जाता है अपना। बाय कंडीशन 1 v cos थीटा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो पार्टिकल को आगे ही ढकेलता रहेगा। ये पार्टिकल इमेजिन करो, यहाँ पे पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल Q, तो ये पार्टिकल को आगे कौन ढकेलेगा लगातार? v cos थीटा। हाँ, ये लगातार इसको आगे ढकेलेगा लगातार, क्योंकि इसको कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा बी के बारे में, तो इसको पता ही नहीं है, वो तो बी के साथ पैरेलल है, ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन है, फोर्स आ ही नहीं रहा है, इस पे फोर्स नहीं आ रहा, वी cos थीटा पे फोर्स नहीं आ रहा, याद रखना। तो वी cos थीटा अपना काम करेगा, वो अपनी ड्यूटी निभाएगा, वो अपनी ड्यूटी निभाएगा, मतलब क्या करेगा, वो चार्ज पार्टिकल को आगे पुश करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और भी तो कंपोनेंट है वी sin थीटा, ये कैसा है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये सेकंड केस पे जा रहा है, तो ये कंपोनेंट की वजह से क्या होगा? सर्कल में। अब ये दोनों चीजें तुम एक साथ इमेजिन करो कि तुमने सर्कल में भी घूमना है और तुमने आगे भी जाना है, तो बेटा जब तुम इस चीज को इमेजिन करोगे ना, तो तुमको एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा रिजल्ट मिलेगा, तुमको यूं देखने मिलेगा। फील कर पा रहे हो बेटा? तुमने सर्कल में भी घूमना है, अब सर्कल में घूमते घूमते तुम आगे खिसक रहे हो, तो ये सर्कल एक ही जगह पे नहीं बनेगा, थोड़ा आगे, फिर ऐसा थोड़ा और आगे, फिर तो थोड़ा आगे। अगर ये वी cos थीटा को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूं, तो ये पहला ही राउंड इधर मैच करेगा। ये यहां से शुरू करके यहाँ आए ना तुम, तो ये पूरा इधर ही होगा ना, जैसे यहाँ हो रहा है। जैसे अगर यहाँ हो रहा है, यहाँ निकालू मैं, तो ये यूं हो रहा है भाई, इधर ऐसे ही हो रहा है, ये बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। समझ आई बात बेटा? यस। लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे वी cos थीटा है जो पार्टिकल को आगे ढकेल रहा है, मतलब वो एक हेलाइकल पाथ, एक स्प्रिंग वाले शेप में चला जाएगा। क्लियर हो गया बेटा बात? अब हमने सोचना है कि कौन से कंपोनेंट से क्या हो रहा है। अच्छा, ये ख्याल रहेगी ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है ये? आया ध्यान में? है कि नहीं? ये यहां पुटअप कर देता हूं, फॉरवर्ड प्लस सर्कल, आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल में भी जा रहा है। आगे कौन बढ़ा रहा है? v cos थीटा। हाँ, आगे जो बढ़ा रहा है, इसमें मैं कॉस साइन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसमें बोलूंगा कि वो कंपोनेंट आगे बढ़ा है जो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, क्योंकि कॉस साइन तो बदल सकते हैं, मैं एंगल नीचे से देने की बजाय ऊपर से दे सकता था आपको, कोई भी दूसरा वेरिएशन कर सकता था मैं एंगल के बारे में। तो हमने टेक्निकली ये ढूंढना है कि पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है, तो पैरेलल कंपोनेंट हमेशा उसको फॉरवर्ड मूवमेंट देगा। और बचा कौन? सर्कल वाला। सर्कल के लिए कौन मूवमेंट देगा उसको? v परपेंडिकुलर। यस, तो जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, चाहे साइन के नाम से बने चाहे कॉस के नाम से बने, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है? वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि तुम साइन ले रहे हो कॉस ले रहे हो, एंगल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा वो। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा सर्कल वाला मूवमेंट देगा और पैरेलल कंपोनेंट हमेशा फॉरवर्ड यानी कि स्ट्रेट लाइन वाला मूवमेंट देगा। अब ये दोनों मिला के देखें तो हेलिक्स बन जाएगा, इट विल बी हेलिक्स। You'll just say this is helical motion. It will be a helix. Getting it right? ये हो गया हेलिक्स, दोनों चीजें आ गई इसमें एक साथ, ठीक है? You may get the straight line motion. You may also get the circular motion. अब बच्चों मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, इसमें रेडियस कैसे लिखेंगे? सर्कल का जो रेडियस, अब रेडियस तो बेटा यहाँ भी बनेगा ना, देखिए ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तू निकालता है तो ये रेडियस बन गया ना इसका, है कि नहीं? कहीं भी निकाल ले कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियस तो बनेगा इसका ऑफ कोर्स। तो इसमें रेडियस कैसे बनेगा? तो आपने रेडियस के जो फॉर्मूले अब तक यूज किए हैं वही यूज कर लो आप। आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv डिवाइडेड बाई क्यूबी, होता ही नहीं होता है? यस। mv डिवाइडेड बाई क्यूबी। लेकिन आपने यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक होना है कि v कौन सा, कौन सा v? खाली v लेना है कि कंपोनेंट में से कुछ लेना है? परपेंडिकुलर। हाँ, आप खाली भी ले ही नहीं सकते, आप ले ही नहीं सकते ये खाली भी, और आप पैरेलल तो ले ही नहीं सकते क्योंकि पैरेलल तो सिर्फ आगे बढ़ा रहा है और रेडियस तो सर्कल वाला प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो आपने यहाँ पे कौन सी वी को चॉइस करना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये अच्छे से दिमाग में बिठाया। दूसरी चीज, अगर हम इसके सर्कल में घूमने को रेफर करते हुए इसका टाइम पीरियड लिखें, जैसे कि अभी अभी हमने साइक्लोट्रॉन के लिए लिखा,
तो बच्चों जब हम इसके टाइम पीरियड को लिखेंगे पूरे तरीके से, वही पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए 2 पाई आर एंड सो ऑन, ठीक है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी एंड सो ऑन, तो हमको इसका फाइनल रिजल्ट उसी अंदाज में मिलेगा जैसे हमें साइक्लोट्रॉन के लिए मिला था, यानी कि हम कहेंगे 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB, और इसका टाइम पीरियड भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा इसका टाइम पीरियड। बात समझ आई बेटा? Yes. ठीक है। अब आगे बढ़ने के रेफरेंस में भी तो हमको कुछ मेजर करना है, तो आगे बढ़ने के रेफरेंस में हम एक बड़ी खास चीज मेजर करते हैं जिसे हम कहते हैं पिच, पिच ऑफ हेलिक्स। अब आप पहले तो ये समझेंगे ये पिच क्या होता है। देखो ये यूं ऐसे टर्न होता गया है कि नहीं। अब मान लो कि यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, इस गैप को हम पिच कॉल करते हैं। जैसे एक स्क्रू होता है, एक स्क्रू, थ्रेड्स होते हैं उसके, स्क्रू के थ्रेड्स, तो एक थ्रेड से लेके दूसरे थ्रेड के बीच में जो गैप आ रहा है, उस गैप को हम पिच कॉल करते हैं। तो यहां ये पहला राउंड चल रहा था, ये अगला राउंड आया, तो ये पहले राउंड की पीक और अगले राउंड की पीक, इन दोनों के बीच में जो गैप बनेगा, उस गैप को हम क्या कॉल करेंगे, Pitch. पिच कॉल करेंगे। अब सोचो कि इस पोजीशन से इस पोजीशन आगे किसने बढ़ाया उसको, V parallel. वी पैरेलल ने, और ये कितने टाइम में आगे बढ़ा होगा, टी टाइम में, बिकॉज इट्स अ सिंगल सर्कल। यहां था, यहां से घूम के यहां आया, तो एक ही सर्कल पूरा हुआ ना, खाली उसका एंड आगे बढ़ गया है। ये पॉइंट लाके इधर ज्वाइन करूंगा तो एक ही तो सर्कल बनेगा बेटा, देखना। ये वाला पॉइंट अगर मैं इधर लाके ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसे शुरू किया, ये आगे ना जाते हुए अगर इधर ही आता तो एक ही सर्कल पूरा होता ना। Yes. तो इसका मतलब यहां से यहां जाने के लिए टाइम कितना लगा, T. टी, और यहां से यहां आगे बढ़ाने के लिए स्पीड कौन है, V parallel. वी पैरेलल। तो स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो, तो स्पीड और डिस्टेंस और टाइम, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैंने पिच ऑफ हेलिक्स लिखनी है तो मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा कि वी पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इट इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, बिकॉज ये डिस्टेंस ही तो है। क्लियर हो रही बात? Yes, sir. तो हम चाहें तो पिच ऑफ हेलिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं एट द एंड, एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। We can just write 2 pi m v parallel divided by QB। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं, हाँ लेकिन न्यूमेरिकल बहुत जबरदस्त आएंगे। बेसिक बातें यही रहेगी, कितना भी टफ क्वेश्चन पूछा जाए बेसिक बातें यही रहेगी। बात समझ आई? आप अगर बेसिक को ढंग से कैच करते हैं, यहाँ पे बेसिक को अच्छे से पकड़ लेते हैं, तो आई गेस यू मे जस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली, कोई खास बात नहीं होगी इसमें। इज इट ओके? तो ये है साइक्लोट्रॉन का सारा मामला। अब आए इसमें कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं। अब तक मैंने जितना भी आपको फोर्स के बारे में सिखाया है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। शायद मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे पिछले लेक्चर में। आई गेस क्वेश्चन नंबर 4, 5 है ना, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे ना। Yes. ठीक है, तो वो दो छोड़ करके बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, एक एक करके लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस 3 एस्पेक्ट पर पूछे जाएंगे। पहले जनरल कैलकुलेशन ऑफ फोर्स पर आएगा, QVB sin थीटा के लेवल पे। दूसरा साइक्लोट्रॉन के लिए आएगा। तीसरा आप कह सकते हो कि सर्कुलर मोशन की पॉसिबिलिटीज पर क्वेश्चन बनेंगे, और ये हेलिक्स की पॉसिबिलिटीज पर क्वेश्चन बनेंगे। So let's start with the first. In a cyclotron, the magnetic field is 1.4 Tesla used to accelerate a proton. How rapidly the electric field between the D's should be reversed? तो फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो पहले हम जनरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बच्चों। जनरल फ्रीक्वेंसी ये आप देखें यहाँ पे, जनरल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला अभी अभी हमने बनाया था वो था QB डिवाइडेड बाय 2 पाई m। ठीक हो रही है बात? So this is QB डिवाइडेड बाय 2 पाई m। अब कैलकुलेशन करें आप, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट 1.4 टेस्ला। 2 पाई अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो ये हो जाता है 6.28। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 द पावर माइनस 27। आप जल्दी से इसका आंसर बताएं मुझे, हर्ट्स।
आप सोचें, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा है कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, सो इफ यू गो फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जानते हैं वो कितनी होनी चाहिए, बता सकते हैं बेटा? 2n। यस, वेरी गुड, 2n। तो जो भी है आंसर आप यहाँ पे निकालें, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही होगी यहाँ पे आप उसका डबल करें एंड इसका यूनिट हम लगाते हैं हर्ट्स। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हम टाइप खराब नहीं करते। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये पहले जो कपल ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा हूं, पहले 4-5 क्वेश्चन समझिए, ये थियोरी पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन्हें जरा ठीक से करें आप थियोरी के लिए। ड्यूटेरॉन इन साइक्लोट्रॉन डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर जस्ट बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द डीज, मतलब ये मैक्सिमम रेडियस है। एसी की फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है, एसी की फ्रीक्वेंसी, कीप इन माइंड ये फ्रीक्वेंसी एसी की है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बेटा ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है वही मैग्नेटिक इंडक्शन बी निकालना है आपने, तो आपने बी पता करना है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन अचीव, तो फिर आपको के मैक्स भी निकालना है। ये रेडियस गिवन है आपको 32 सेंटीमीटर, मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं 10 टू द पावर -2 मीटर, और फ्रीक्वेंसी अगर मैं 5 मेगाहर्ट्ज लिखूं तो चौंके नहीं, करेक्ट है? 5 इंटू 10 टू द पावर 6। मैंने क्यों 5 लिखा, 10 को 5 क्यों किया मैंने? यस, क्योंकि एसी की फ्रीक्वेंसी 10 है तो साइक्लोट्रॉन की उसकी आधी होनी चाहिए, क्योंकि साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की उसकी डबल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की उसकी डबल होती है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उसकी आधी फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की होनी चाहिए। तो पहले बी निकालते हैं। बी निकालने के लिए हम सीधे सीधे साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πm। ये रहा जस्ट अपना फॉर्मूला, यहाँ पे अभी अभी हमने बनाया था। अब इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आके अटक गया हमारा कि ये हम ड्यूटेरॉन के बारे में क्या जानते हैं। तो बेटा ड्यूटेरॉन, इसका जो चार्ज है वो उतना ही होता है जितना एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस का होता है, यानी कि सिंगल प्रोटॉन। तो चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन सवाल यह है कि इसका मास कितना है। तो ड्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन माना जाता है, मतलब इसमें मास डबल हो जाएगा। तो मास हमको करना पड़ेगा 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ये जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 है, ये प्रोटॉन का मास है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम होता है। तो इसलिए हमने टोटल मास जो है प्रोटॉन के मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट मी शो यू दैट कि ड्यूट्रॉन में उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो चार्ज का कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रोटॉन करेगा, लेकिन मास का कंट्रीब्यूशन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलकर करेंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये फ्रीक्वेंसी का मामला हो गया। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, चार्ज गिवन है, बी पता करना है आपने, कर लेंगे आप इसको? यस, so that will become 2πmn डिवाइडेड बाय q। तो आप इसको सॉल्व करें और फाइनली इसका यूनिट आप लगा दें टेस्ला, या कह लीजिए वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इसकी एस्टिमेट करनी है। तो के मैक्स अगर हम निकालते हैं, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया था के मैक्स का, ये रहा इसका फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। करेक्ट है बेटा? Yes. So this will work out as चार्ज का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, आर मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास। और ये जो रेडियस है ये कुछ और नहीं है बल्कि ये मैक्सिमम ही है, क्योंकि ये जस्ट बिफोर इमर्जिंग की बात कर रहा है। जस्ट बिफोर इमर्जिंग का मतलब ये मैक्सिमम रेडियस है। सो ये सारी वैल्यूज जो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे आपने यहाँ पे पुटअप करना है, और अकॉर्डिंगली अपने आंसर को आपने यहाँ पे क्लेम करना है। ठीक हो गई बात? यस। आइए अब कुछ एमसीक्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आपको लिए, ये खास थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कैलकुलेशन में मैं ज्यादा अपना यहाँ पे टाइम एंगेज नहीं करना चाह रहा था, तो
बेसिक नंबर्स के साथ तो आप कैलकुलेट कर लें, आई होप आप इतना कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मास कम, प्रोटॉन का मास ज्यादा। enters the magnetic field perpendicularly, both have the same kinetic energy. Now this is very typical, kinetic energy सेम कर दिया इसने। अब ये पूछ रहा है कि किसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, ट्रैजेक्टरी को जज करना है, और वो भी ट्रैजेक्टरी का जजमेंट हमको काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। तो सर्कुलर मोशन में हम घुमा रहे हैं, तो आपको याद होगा बेटा कि ऐसे सिचुएशन में रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो आता है अंडर रूट में 2mk डिवाइडेड बाय क्यूबी। याद है हमने 3 फॉर्मूले बनाए थे रेडियस के, mv डिवाइडेड बाय क्यूबी, मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्यूबी। याद आ रहा है कुछ? अंडर रूट में 2mk डिवाइडेड बाय क्यूबी, ये कल ही तो किया, मतलब पिछले ही लेक्चर में तो किया है हमने। Yes. अब बेटा अगर मैं इसको प्रोटॉन के लिए लिखता हूं तो मैं मास प्रोटॉन का लिखूंगा, है कि नहीं? और काइनेटिक एनर्जी तो सेम बताया इन्होंने। अब प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम होता है, मतलब Yes. पता ये चला कि इस फॉर्मूले में सारा खेल डिपेंड कर रहा है मास के साथ। करेक्ट हो रही बात? Yes. अब बच्चों प्रोटॉन का जो मास है वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन के लिए जो रेडियस बनेगा वो ज्यादा बनेगा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। Hmm. तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा वो बड़ा सर्कल बनाएगा, और कम कर्व होगा, कम कर्व। देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक कर्व है मेरे पास और ये एक कर्व है मेरे पास, तो ये ज्यादा कर्व है ना, और ये लेस कर्विंग है कि नहीं? बड़ा सर्कल बना रहा है, रेडियस बड़ा मतलब कर्व लेस हो रहा है ना। Yes. तो किसका रेडियस बड़ा, Proton. तो उसकी ट्राजेक्टरी कैसी? Less curve. ऑप्शन क्या आया? समझे नहीं समझे? Yes. पक्का? Yes, sir. All of you getting it right, boys? Yes, sir. ओके तो लेस कर्व से कंफ्यूज मत हो जाना। लेस कर्व का मतलब हो गया बड़ा रेडियस, क्योंकि बड़ा रेडियस रहेगा तो थोड़ा थोड़ा ही घूमेंगे, ज्यादा कर्विंग नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा घूम के ये बड़ा सर्कल बना लेंगे अपन। और अगर ज्यादा कर्व हो जाता है, मोर कर्व बोलेगा, मोर कर्व बोला मतलब बहुत जल्दी मुड़ना है आपने। अब बहुत जल्दी मुड़ना है मतलब सर्कल छोटा ही बनाएंगे आप, Hmm. तो ऐसे गेस करना है इसमें। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल ध्यान से सुनो, enters the uniform magnetic field with the same velocity। अब ये तीनों फॉर्मूले काम किए हैं, कभी मोमेंटम से बात करेगा, कभी काइनेटिक एनर्जी से बात करेगा, कभी वेलोसिटी से बात करेगा, तो ये जजमेंट आपको देना है ठीक से। अब दोनों सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं तो उनके रेशियो क्या होंगे? तो बेटा यहाँ मैं वेलोसिटी वाला इक्वेशन लगा लेता हूं। अगर मैं वेलोसिटी वाली इक्वेशन लगाता हूं तो ये जो रेडियस है ये हम लोग लिखते हैं मास वेलोसिटी अपॉन क्या चीज हो गई, क्यूबी। अब मानो ये मैंने ना प्रोटॉन के लिए लिखा, अब तुम सोचो कि अगर मैं इसको अल्फा पार्टिकल के लिए लिखूंगा तो आपको मैं बता दूं कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन रहते हैं और क्या रहता, 2 Newton. 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। तो सीधा सीधा मास 4m हो गया, 4 हो गए ना एक साथ, 1 2 3 4, Yes. तो मास तो 4m हो गया उसका। समझे नहीं समझे बेटा? Yes. अब आप बोलेंगे सर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है तो मास 2 2 करके गिनो। अरे बेटा प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम होता है, तो चारों को मास के हिसाब से एक ही पकड़ लेंगे। वेलोसिटी चूंकि सेम बोला है तो हम इसमें कोई फर्क नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे उसको। अब चार्ज बताओ। 2Q. शाबाश 2q, और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों को एक ही दिया होगा आपने। अब यहाँ छोटा छोटा सा कैंसिलेशन करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये ऐसा हो गया 2 टाइम्स ऑफ mv डिवाइडेड बाय qb,
यानी कि सीधे सीधे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो पता चल रहा है अल्फा पार्टिकल का रेडियस जो है ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन है, आया ना। Yes. अब हमको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो लेना है, तो 1/2 इज इक्वल टू आरपी डिवाइडेड बाई आर अल्फा, यानी कि ऑप्शन चलेगा 1:2। डन। यस और नो? Yes. Yes, sir. एक और देखते हैं अगला। धीरे धीरे इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अगली क्लास तक तो हम लोग बहुत तगड़े क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे। काफी कुछ मैथमेटिकल अप्रोच होगा इसमें, खास करके हेलिक्स वाले क्वेश्चंस के लिए हमको बहुत सारा मैथमेटिकल अप्रोच करना पड़ेगा, ज्योमेट्रीज हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएंगे वगैरह वगैरह। ये सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल एलिमेंट्री हैं, शुरुआती हैं। मान लो एक प्रोटॉन है, उसका मास m है, चार्ज प्लस e है, मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल that it can revolve in a circular path with the same radius? रेडियस सेम करा इसमें और एनर्जी पूछा, तो आपने क्या करना है, रेडियस की जो इक्वेशन है वो एनर्जी की टर्मिनोलॉजीज में लिखनी है। तो आप देखें ये है ना 2m k मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा यहाँ पे, Yes. डिवाइडेड बाय QB। तो ये जो है प्रोटॉन का रेडियस है मान लो, और ये एनर्जी जो है प्रोटॉन की है। ठीक हो रही है बात? अगर तुम सेम चीज अल्फा पार्टिकल के लिए लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? यस, क्या करोगे आप बताओ मुझे। 4m. सबसे पहले तो इसको 4m कर देंगे, k फॉर अल्फा कर देंगे आप, फिर उसके बाद चार्ज को भी 2q कर देंगे और b। करेक्ट हो गई बात? 8m. यस, 8m. 8m। अरे 2 into 2, यस यस यस। तो ये मल्टीप्लीकेशन में ऐसा हो जाएगा 2 into, ऐसा करते हैं। 4m. हाँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा उसमें हेल्प हो जाए हमारी। 2 into 4m एंड देन k अल्फा। अब देखो ये 4 और ये नीचे का 2 तो कैंसिल हो गया है कि नहीं? मतलब रूट में तो यही बच रहा है 2m k अल्फा डिवाइडेड बाय QB। करेक्ट जा रहे हैं? 4m k alpha by क्या सही तो जा रहे हैं? Sir, under root 4. नहीं सही है सर। अरे भाई ये 4 रूट से बाहर लाओ। Yes. हाँ तो ये 2 और नीचे का 2 तो कट गया ना, डिनोमिनेटर वाला 2 तो बचा तो ऐसे ही। Yes. कंफ्यूज मत करो यार। अच्छा अब ये दोनों सेम बोला है इसने, और सेम है भी यार, दिख भी रहे हैं सेम, है भी सेम, दिख भी रहे हैं सेम। No. तो इसका सीधा मतलब क्या होगा? एज पर क्वेश्चन अगर हम प्रोटॉन की रेडियस को और अल्फा पार्टिकल की रेडियस को कंपेयर करते हैं, एज पर क्वेश्चन उसने बोला कि भाई हमको सेम रेडियस चाहिए, सेम रेडियस, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन में 2m QB सब कुछ कट जाएगा। तो क्या सीधे सीधे ऐसा पता चलेगा कि प्रोटॉन की जो एनर्जी है वही एनर्जी अल्फा पार्टिकल को दे दें? Yes. प्रोटॉन की तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो अल्फा की भी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और क्या, क्लियर हुआ? Yes. Now let's take one last question for today and then we'll stop, and hopefully in the coming class we will be trying to sort out many more questions. अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। Proton and alpha particle enters a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed. Keep this point in mind कि speed same है। A proton takes 25 microsecond to make 5 revolutions. Then periodic time of alpha particle is, तो पहले तो प्रोटॉन का पीरियड निकालो आप। 5 रेवोल्यूशन के लिए 25 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं, तो सीधे सीधी बात है प्रोटॉन का टाइम पीरियड हो गया 5 माइक्रोसेकंड। Yes. करेक्ट है बेटा? है ना? तो एक रेवोल्यूशन मतलब टाइम पीरियड होता है ना बच्चों। देखना, गलती मत करना यार प्लीज।
क्लियर हो रही है बात? Yes. अब अगर आप टाइम पीरियड का ओरिजिनल फॉर्मूला देखते हो, देखो यहाँ कॉर्नर पे लिख रहा हूं मैं, तो वो है 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी, करेक्ट जा रहे हैं? Hmm. अब बच्चों आप इसको अगर प्रोटॉन के लिए लिखोगे तो चलो ऐसे लिखें 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब इसी चीज को अगर आप अल्फा पार्टिकल के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई 4m डिवाइडेड बाय 2 क्यू बी, which means कैंसिलेशन के बाद 2 times of 2 pi m divided by qb, करेक्ट है? Yes. Which means 2 times of t proton, which means 10 microsecond. है कि नहीं आसान? Yes. यस? Yes. तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर यहाँ पे हम रुक जाते हैं। कमिंग क्लास में होपफुली हम आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, और आई थिंक इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अराउंड 31 है। आज तो सिर्फ 9 हुए, और आगे आगे क्वेश्चंस और ज्यादा टिपिकल होते जाएंगे। खास करके मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हेलिक्स पाथ वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादा टिपिकल होंगे, तो आ जाएगा धीरे धीरे, समझ में आ जाएगा। अब इन चीजों को रिवाइज करें, जो चीज मैंने होमवर्क में दे रखी है उसको आप कंप्लीट कर लें, जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस मैंने छोड़ दिए। बाकी ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।